तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। अब ऑब्वियसली ये वीडियो कोई फेस कैम नहीं है और मेरी आवाज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा शायद डिफरेंस आज सुनाई दे रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। लेकिन मंडे नाइट रॉ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। और यूट्यूब के अलग अलग ग्लिच हमें देखने को मिलते हैं डेली बेसिस पे और मैंने कम्युनिटी टैब में पोल डाली हुई है रॉ की और पता नहीं क्यों वो आप लोगों को दिख नहीं रही या फिर क्या हो रहा है, उस पर कोई वोट्स लाइक्स कमेंट्स कुछ आ ही नहीं रहा है। आई डोंट नो यूट्यूब के साथ चल क्या रहा है गाइस। लेकिन आज की जो वीडियो है फिलहाल सिर्फ ये एक वीडियो है, पॉडकास्ट रिव्यू होने वाला है और हम बात करते हैं फटाफट से मंडे नाइट रॉ की। तो आप लोगों को शो कैसा लगा आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर इस शो को स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन पे गया था रोमन रेंस को कन्फ्रंट करने के लिए और मुझे ये बात पता लगी कि रोमन रेंस अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा समझ रहा है, उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो कहाँ पे बिलोंग करता है। तो मैं आज WWE चैंपियनशिप जीतने वाला हूँ और सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंस को क्लेम और किक मार के वापस धरती पर उनके पैर लेके आऊँगा क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पे स्क्रीन पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस समय WWE चैंपियन हूँ और जबकि मुझे फाइन लगा था एडम पियर्स पे अटैक करने के लिए, ऐसे मुझे कई फाइन्स और सस्पेंशन अपने करियर में मिले हुए हैं लेकिन तब भी मैं आज यहाँ पे टॉप पे खड़ा हूँ और वो इस वजह से क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट हूँ। और यहाँ पे फिर मिज और मॉरिसन भी बाहर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट करने के लिए और मिज बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी जीते आज मेन इवेंट में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड विक्ट्री मेरी होने वाली है क्योंकि मैं अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने वाला हूँ। और अपने इस प्रोमो में मिज ये बात भी करते हैं कि द फील्ड जो है वो उनसे डरता है, तो इस चीज़ को मेंशन इस प्रोमो के अंदर करते हैं। लेकिन मैकिंटायर से यहाँ पे मिज और मॉरिसन डर के बैकआउट कर जाते हैं और इस सेगमेंट ऐसे खत्म हो जाती है। इसके बाद गाइज एक 6 विमेन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है, मैंडी रोज, डेना ब्रुक एंड आस्का अगेंस्ट लाना, शेना बेजलर एंड नाया जैक्स। अब लाना एक ऐसी इंसान है जिसको हम हिंदी में कहते हैं चेप क्योंकि उनको इतने समय से नाया जैक्स पहले जा रही हैं और तब भी वो अपने आप को एक मैच में डलवाती हैं। उनको नाया जैक्स और बेजलर के साथ टैग टीम बनानी है और वो कहती है कि मैं रैंडी ऑर्टन की तरह नहीं हूँ जो टैग इन नहीं करूँगी, मैं तुमको ये मैच जितवा के रहूँगी। और वो ऐसे ही करती हैं बिना यहाँ पे कुछ सोचे समझे टैग इन कर लेती है अपने आप को, जबकि शेना बेजलर ने कीरा फूडा क्लच में डाला होता है आस्का को और ये रिजल्ट करता है इस टीम के लिए एक लॉस के अंदर और यहाँ पे बेबी फेस टीम जीत जाती है। अब 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे नोट करने वाले कि इस मैच के थ्रू आउट गाइज मैंडी रोज को एक इंजरी हो गई थी और नाया जैक्स ने उनको स्टील स्टेप्स के ऊपर फेंका था जिसकी वजह से वो अपनी सर्वाइवर सीरीज टीम से बाहर हो चुकी है। और 9वीं बार लाना को भी मैच के बाद टेबल के थ्रू एक उन्होंने समोअन ड्रॉप लगाई, तो ये 2 चीज़ें काम की थी, बाकी कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलती है जहाँ पे एजे स्टाइल्स खड़े हुए अपनी पूरी रॉ की टीम के साथ और बेसिकली फिर से अपने आप को कैप्टन कहते हैं और कोई उनसे अभी भी जो है मान नहीं रहा है। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं अगर हमको एज अ टीम रेडी होना है तो हमें रेट्रीब्यूशन से आज एक मैच लड़के जीतना पड़ेगा, तभी हमको टीम वर्क करना आएगा और वो सबको मंडे नाइट रॉ की टी-शर्ट्स दे देते हैं। और इसके बाद एक काफ़ी फनी चीज़ इस सेगमेंट में हमें देखने को मिलती है कि मैट रिडल आते हैं, एजे और उनका गार्ड खड़ा होता है। रिडल कहते हैं कि तुम्हारे गार्ड के लिए मैंने एक निक नेम बनाया है और एजे उनको वो निक नेम बोलने नहीं देते और मैट रिडल जब वहाँ से जाते हैं तो एजे स्टाइल्स को ऐसा पता ही नहीं होता कि उनका गार्ड इंग्लिश भी बोल सकता है और वही चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे, तो ये थोड़ा फनी एलिमेंट था। इसके बाद गाइस फायरफ्लाई फन हाउस की सेगमेंट हमें देखने को मिलती है ब्रे वायत और अलेक्सा ब्लिस के साथ और ब्रे वायत यहाँ पे बात करते हैं मिज की कि मिज किस तरीके से बिल्कुल सही इंसान है नहीं और अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे बेसिकली प्रपोज करती हैं कि ब्रे वायत एक मैच लड़ें आज मिज के साथ और ब्रे वायत कहते हैं जबकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे तुम कह रही हो मुझे यहाँ जो भी फ्रेंड्स है मेरे फायरफ्लाई फन हाउस में प्रिपेयर करेंगे आज मैच के लिए। और बेसिकली यहाँ पे थोड़ी कॉमेडी हमें देखने को मिलती है कि सारे पपेट्स जो है वो ब्रे वायत की प्रेपरेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद मैच होता है रॉ टैग टीम टाइटल्स का, द न्यू डे यानी कि कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स अगेंस्ट द हर्ट बिजनेस यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन। और मैं कहना चाहूंगा कि क्या जबरदस्त मैच इन दोनों टीम्स के बीच में हमें देखने को मिला। अब जबकि ये टाइटल मैच जो था उतना इसकी कोई स्टोरी वगैरह खास नहीं थी, लेकिन इन रिंग वर्क जो आज हमें इस मैच के अंदर देखने को मिला एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स थी जहां पे मुझे लग रहा था कि टाइटल चेंज हो सकता है और मैंने कई हफ्ते पहले कहा था कि हर्ट बिजनेस को टैग टीम टाइटल्स जितवाना एक सही डिसीजन भी हो सकता है। वो चीज़ तो हमें आज नहीं देखने को मिली, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ मोमेंट्स थी जो काफ़ी अच्छी थी, जैसे शेल्टन बेंजामिन ने एक एंगल स्लैम का इस्तेमाल करा, उसके बाद हमें एक ब्रेन बस्टर पर बहुत ही क्लोज किकआउट देखने को मिलता है जेवियर वुड्स की तरफ से, लेकिन एट द एंड यहाँ पे जो है न्यू डे की विक्ट्री हो गई और उन्होंने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया। तो काफ़ी क्लोज आ गई हर्ट बिजनेस टाइटल्स को जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस मैच को वो नहीं जीत पाए। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है शेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जो कि पिछले कुछ हफ्तों से एक कांस्टेंट चीज़ हो गई है मंडे नाइट रॉ पे। और शेमस यहाँ पे कहते हैं कि वो एक गिफ्ट लेके आए हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए और एक वुडन चेस्ट उनके लिए
छोड़ जाते हैं और उस चेस्ट में होता है एक स्कॉटिश गियर जो कि रॉडी पाइपर पहनते थे, काइंड ऑफ उस टाइप की एक स्कर्ट थी गाइज। और हमें देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर को शेमस यहाँ पे एक स्वॉर्ड भी देते हैं और पूरी ये स्कॉटिश आउटफिट अब मैकिंटायर की रेडी हो चुकी है फॉर हिज मैच अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन इन द मेन इवेंट। इसके बाद हमें वो मैच देखने को मिलता है जो कि एजे स्टाइल्स ने प्रपोज करा था, विच वॉज रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट मैट रिडल, कीथ ली, शेमस एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। तो ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर मैं रेसलिंग की बात करूँ, बहुत सारी मोमेंट्स हमें देखने को मिली। एक जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई इसके अंदर वो ये कि ब्रॉन स्ट्रोमन गोल गोल घूम रहे होते हैं और सबको उड़ा रहे होते हैं रिंग के पास, और एकदम से एक बंदा भागता हुआ जाता है, आई थिंक स्लैप जैक था, और शेमस उनको ब्रोक किक लगाते हैं रिंग साइड। वो एक काफ़ी कूल चीज़ मुझे लगी। लेकिन एट द एंड इस टीम में वही प्रॉब्लम है जो कि पहले से हमें देखने को मिल रही है। ये एक दूसरे को टैग इन करी जा रहे हैं और हर बंदा अपने लिए सोच रहा है, कोई टीम वर्क नहीं हमें देखने को मिल रहा। और जबकि एजे स्टाइल्स यहाँ पे कमेंट्री पर थे, वो कोशिश कर रहे थे टीम को थोड़ा एक साथ रखने की, वो इस चीज़ में अनसक्सेसफुल रहे और एट द एंड यहाँ पे मैट रिडल को ही पिन कर दिया गया और यहाँ पे मुस्ताफा अली ने रेट्रीब्यूशन के लिए अपनी विक्ट्री ले ली। तो एक कंफ्यूजिंग चीज़ थी कि यहाँ पे रिडल को ही पिन क्यों करना था। ये एक पॉइंट है जो कि बहुत से फैंस बोलेंगे कि बाकी कोई पिन क्यों नहीं ले रहा, हमेशा रिडल को ही पिन क्यों किया जा रहा है, पर इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं आप डेफिनेटली सोच पाएंगे। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहाँ पे जेफ हार्डी के हाथ में ये फ्लायर्स पकड़े हुए हैं जो कि इलायस फैला रहे हैं और वो अभी भी कह रहे हैं कि जिन बंदे ने उनको गाड़ी से उड़ाया था वो और कोई नहीं बल्कि जेफ है। लेकिन जेफ यहाँ पे बैक स्टेज जाके इलायस को कन्फ्रंट करते हैं लॉकर रूम में और कहते हैं कि मैं ऑलरेडी इनोसेंट प्रूव हो चुका हूँ और अगर तुमने एक बार और ऐसा करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कोई होगा नहीं, और इस चीज़ के लिए तो नहीं बल्कि और बुरी चीज़ों के लिए मुझे गिल्टी होना पड़ जाएगा। तो इलायस काफ़ी खुंदक में लग रहे थे और जेफ हार्डी और इलायस की फ्यूड जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद ब्रे वायत और मिज का मैच होता है। मिज और मॉरिसन बाहर आते हैं और मिज कहते हैं कि देखो ब्रे, हमें मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ होते हैं और मेन इवेंट में हम दोनों को आज फ़ायदा हो सकता है, हम उसके लिए जो है मिलके काम कर सकते हैं। तो अलेक्सा ब्लिस आती है और वो कहती है ब्रे वायत ने ये बात सोची है और वो कह रहे हैं नो। और इसके बाद निकी क्रॉस आ जाती है यहाँ पे बाहर। अब निकी क्रॉस अलेक्सा ब्लिस को ऐसे बोलने की कोशिश कर रही है कि ब्रे वायत से दूर हो जाओ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अलेक्सा ब्लिस जो है एकदम से उनको थप्पड़ मार के उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और सिक्योरिटी आती है यहाँ पे, एडम पियर्स वगैरह ये सब लोग आ जाते हैं और इनको रोकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ब्रे वायत यहाँ पे आते हैं। तो अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस के बीच की जो फिर से जुड़ने वाली चीज़ है वो तो दूर दूर तक नहीं हमें देखने को मिली, लेकिन ये मैच होता है ब्रे वायत और मिज के बीच में जिसमें ब्रे वायत गाइस जीत चुके हैं। तो यहाँ पे जो है जॉन मॉरिसन एक जगह पे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ब्रे वायत को, लेकिन अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे अटैक कर देती है मॉरिसन को और उनको लेके बैरिकेड के पीछे कूद जाती हैं और ब्रे वायत यहाँ पे काफ़ी कमाल तरीके से सिस्टर एबिगेल लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और जब अलेक्सा ब्लिस और ब्रे वायत एग्जिट कर रहे होते हैं तो फील्ड आ जाता है स्क्रीन पे और सब कुछ रेड हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ हमें देखने को मिला। इसके बाद गाइस पेटन रॉयस और लेसी एवंस जो है अब बन चुकी हैं पार्ट ऑफ टीम रॉ फॉर विमेन। अगर आपको इससे कोई भी फर्क पड़ता है तो बेसिकली मैंडी रोज मैच के टाइम पे इंजर्ड हो गई थी और डेना ब्रुक जो है उनको बैकस्टेज रेकनिंग ने अटैक कर दिया था। अब रेट्रीब्यूशन आखिर क्यों डेना ब्रुक को अटैक कर रही है आई डोंट नो। रेकनिंग को क्या नहीं होना चाहिए था टीम रॉ का पार्ट अगर ऐसी कोई स्टोरी लाइन है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या सोचा जा रहा है। लेकिन पेटन रॉयस और लेसी एवंस ने इन दोनों को रिप्लेस कर लिया है और अब वो नाया जैक्स और शेना बेजलर और साथ के साथ लाना का पार्ट बन चुके हैं। और फाइनली गाइस इस शो का मेन इवेंट WWE चैंपियनशिप मैच ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन। तो ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर अपनी स्कॉटिश आउटफिट में अपनी एंट्रेंस करते हैं जो काफ़ी कमाल लग रही थी और ये मैच भी इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा था। एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और मैंने ऑब्वियसली आपको बताया था कि रैंडी ऑर्टन के अलावा यहाँ पे कोई नहीं जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला और एक सरप्राइजिंग तरीके से मैकिंटायर यहाँ पे जीत गए हैं। तो मैच की स्टोरी लाइन बेसिकली ये थी कि ड्रू मैकिंटायर बार बार क्लेमोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द रिंग और 3 बारी उन्होंने जो है इस क्लेमोर को लगाने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और रैंडी ऑर्टन को उन्होंने थ्रू द टेबल भी फेंक दिया रिंग साइड पे, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। और एट द एंड जब फाइनली ऑर्टन को मोमेंटम मिलता है और वो 2 बार DDT लगाते हैं मैकिंटायर के ऊपर और वो RKO के लिए जाते हैं तो उसको रिवर्स करके मैकिंटायर एक क्लेमोर लगाते हैं फाइनली और पिन कर देते हैं ऑर्टन को टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। तो मैकिंटायर दूसरी बार बन गए हैं WWE चैंपियन और बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि आखिर ऐसा क्यों करा गया। तो 1-2 रीजंस हैं इसके पीछे। पहली बात तो ये है जो सबसे ऑब्वियस लग रही है कि रैंडी फिर से चैंपियन बनेंगे और WWE बेसिकली उनका रिकॉर्ड जो है वो बढ़ाना चाह रही है और मेरे हिसाब से जो R-Truth वाली 24/7 चैंपियनशिप का लॉजिक है वो अब WWE चैंपियनशिप पे लगाया जा रहा है क्योंकि ये ईजीएस्ट वे है किसी भी सुपरस्टार का रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि सारे प्लान्स चेंज हो चुके हैं एंड नाउ ड्रू मैकिंटायर विल फेस समवन एट रेसलमेनिया फॉर द चैंपियनशिप, जो कि मुझे होने का चांस काफ़ी कम लग रहा है। तो गाइस आप लोग अपने ओपिनियंस इस शो के बारे में मुझे कॉमेंट्स में डेफिनेटली
बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऑब्वियसली जो है वो फेस कैम रिव्यू जल्द वापस आ जाएगा। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।